इस क्लास में जो छत्तीसगढ़ में बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ है 22 मई को हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। जो एग्ज़ाम हुआ है जीएस में, उसमें जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। पहला क्वेश्चन था चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर असर्शन एंड रीजन वाला, मतलब दो विकल्प दे रहे हैं और इसमें दो उनके एक्सप्लेनेशन दे रहा है। पहले में जो है कथन दे रहा है द ब्रिटिश स्टेबलाइज देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ एट मसूलीपट्टनम इन 1611, मतलब ब्रिटिशर ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई थी 1611 में। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो इसका रीजन दे रहा है वो दे रहा है द कंडीशन वर मोर फेवरेबल फॉर द ब्रिटिश इन साउथ इंडिया इज दे डिड नॉट हैव टू फेस एनी पावरफुल इंडियन गवर्नमेंट देयर। ये भी बात तो सही है, मतलब वहाँ पे कोई जो साउथ था ना वहाँ पे कोई पावरफुल इंडियन गवर्नमेंट नहीं थी, इसलिए ये भी सही है। बट इसका एक्सप्लेनेशन ये सही नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ए भी सही है, मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, किंतु आर जो है वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इसलिए बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा गया था 32 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इससे तो आना ही है, हर एक पेपर में आना है इससे क्वेश्चन। 32 में पूछा गया है, ये भी असर्शन और रीजन वाला ही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 थी रिकमेंड योगा एजुकेशन एज अ मीन्स टू प्रमोट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एंड वेलबींग, मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी योग शिक्षा को समग्र विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के साधन के रूप में अनुशंसा करती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड में कहता है योगा जो एजुकेशन फोकस सोलली का मतलब होता है ओनली, अगर जैसे ओनली ये एक्सट्रीम कीवर्ड है, अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं तो वो जनरली गलत होता है स्टेटमेंट, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। ओनली इसमें असर्शन सही है, तो कौन सा हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। सी इसका आंसर होगा ए, मतलब असर्शन इज ट्रू बट जो रीजन दिया है वो फॉल्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 अरेंज द फॉलोइंग ऑथर इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 33 वाला क्वेश्चन है, उसमें जो ऑर्डर पूछ रहा है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल का, जो चाणक्य का समय था वो 350 से लेके 283 BC तक था, बिफोर क्राइस्ट। जो BC थी ना उसमें समय घटता जाता है, जबकि जो अभी जो चल रही है AD करके चलती है, एनो डोमिनी, उसमें क्या होता है आपका समय बढ़ता है। जैसे अभी चल रही है 2025, तो आगे 2026 आएगी, जबकि BC में ऐसा नहीं होता था। BC में होता है अगर 2026 चल रही है तो BC में अगली साल जो आएगी वो 2025 होती है। तो चाणक्य सबसे पहले, मतलब इन जितने भी ये दिए हैं उनमें चाणक्य सबसे पहले आए थे, तो ई इसका स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो 33 का ए हो जाएगा आपका आंसर। ई चाणक्य के बाद आए थे, फिर कालिदास का समय पीरियड था, फिर डी पतंजलि थे, फिर ए बाणभट्ट थे, फिर बी कलहड़ जो थे सबसे लास्ट में आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 हु इज़ द ऑथर हु वर द शूद्राज। तो ये किसने लिखी है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है, और इन्हीं के द्वारा 32वां जो आर्टिकल है उसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। 32वां आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो कब जारी करता है? जब फंडामेंटल राइट का हनन होता है। 5 प्रकार के रेट जारी होते हैं, वहीं जो हाई कोर्ट होता है वो 226वां आर्टिकल जारी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज हैं, ए का आंसर हो जाएगा, 1 से 5 में दिए गए हैं। बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 368 है, और ये कहाँ से लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर 75 में दिया गया है। एंड नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। इमरजेंसी 3 टाइप की होती हैं, नेशनल इमरजेंसी, एक प्रेसिडेंट रूल होता है, और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी, बस 4-4 साल इसमें, मतलब 4-4 अगर आप जोड़ोगे तो नेक्स्ट आ जाएगी। जैसे 352 है, 352 में 4 जोड़ दोगे 356 में दिया गया है प्रेसिडेंट रूल। 356 में 4 जोड़ोगे तो 360 में दी गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक नहीं लगी। प्रेसिडेंट रूल तो सबसे ज़्यादा बार लगता रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 का? आपका सी हो जाएगा, क्योंकि ए का इसमें चौथा दिया था, बी का इसमें था थर्ड, और सी का दे रहा था पहला 75 आर्टिकल, और डी का है आपका सेकंड।
36 में पूछा गया था द इंडियन जो स्ट्रगल है वो किसकी बुक थी। 36 का आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस की। और ये बताओ सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब उसके अध्यक्ष कब बने थे, 1938 और या 1939? कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर। 36 के बाद 37 वाला रह गया। 37 वाले में पूछा गया था कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला होता है। तो कोयला के लिए मैक्सिमम मतलब क्रम पूछा था, तो सबसे ज़्यादा होता है आपका झारखंड, झारखंड के बाद आएगा आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद था फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद था आपका वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद मध्य प्रदेश। यही पूछा था क्रम, मतलब ये स्टेट के नाम दे दिए थे, उन्हें क्रम में लगाना था कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे कोयला होता है। तो सबसे ज़्यादा झारखंड, फिर आपका उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन देयर करेक्ट ऑर्डर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। जो अवध कमर्शियल बैंक थी उसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी 1836 में की गई थी स्थापना, 1836। एंड स्टेबलाइज ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो SBI है इसकी स्थापना कब की गई थी। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी 1 जनवरी 1949 को हुई थी। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 जो बैंकों का हुआ था, बैंक्स का 1969 में हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। स्टेबलाइजमेंट ऑफ जो RBI हुई थी वो 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। और RBI के जो पहले गवर्नर थे वो ओसबोर्न स्मिथ थे, जबकि फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछे जाएँ तो CD देशमुख थे। तो इसी क्रम में लगाना है इन्हें, मतलब कौन से करेक्ट ऑर्डर है। तो सन तो इनकी बता दी, तो 38 का आंसर जो होगा आपका D हो जाएगा, क्योंकि D 38 का D में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक सबसे लास्ट में हुआ है। फिर B में दे रहा है 1955 में SBI का ये हुआ था। फिर E में दे रहा है स्टेबलाइजमेंट ऑफ, ये 1935 में हुआ था। E के बाद फिर दे रहा है C, नेशनलाइजेशन ऑफ। अच्छा E क्यों आएगा फिर भाई इसमें, जैसे D दे दिया सबसे लास्ट में, फिर D के बाद B दे दिया स्टेबलाइजमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर E दे दिया। E में क्या था आपका स्टेबलाइजमेंट ऑफ रिजर्व बैंक, E नहीं, यहाँ पे C होना चाहिए वैसे, C के बाद फिर यहाँ E होगा, क्योंकि E रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टेबलाइजमेंट है वो, अच्छा ये RBI 1935 में हुआ है। फिर होगा आपका लास्ट वाला अवध बैंक जो है ए सबसे लास्ट में आएगा। तो आंसर जो होगा इसका D हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39। विच स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सेशन जो होता है वो 108 वाले आर्टिकल में दिया गया है, 108 में। और जॉइंट सेशन जो होता है उसको बुलाते कौन है, प्रेसिडेंट से कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो प्रिसाइड करता है, मतलब इसकी अध्यक्षता करता है जॉइंट सिटिंग की। अगर एब्सेंस है स्पीकर ऑफ लोकसभा तो डिप्टी स्पीकर जो होगा वह जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेगा। ये भी स्टेटमेंट सही है। इन केस ऑफ बोथ द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अगर लोकसभा के एब्सेंट हैं तो डिप्टी स्पीकर जो होगा राज्यसभा का, यहाँ ये याद रखना कि जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो इसको प्रिसाइड नहीं करते। जबकि डिप्टी, अगर लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड करेगा। तो इसके चारों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर D हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसको याद करने की ट्रिक थी ईट पर नाच से हमने याद किया है। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने की है, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने डिस्कवर किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा A हो जाएगा, A J थॉमसन। 41 वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है ये जो यशपाल कमेटी रिपोर्ट इज टाइटल्ड एज। तो यशपाल जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट किससे संबंधित थी, लर्निंग विदाउट बर्डन। इसका आंसर हो जाएगा 41 का। 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड ब्रिक सॉइल। मतलब जो ईट मृदा किसे बोला जाता है, तो लेटराइट सॉइल को।
जो एलुवियल सॉइल या जलोढ़ सॉइल होती है वो दो प्रकार की होती है, और सबसे उपजाऊ मिट्टी एलुवियल सॉइल ही होती है। एक होती है भांगर, एक होती है खादर। तो भांगर को याद रख सकते हो, ये ओल्ड होती है, ओल्ड एलुवियल। तो जैसे हम भंगार में चीज़ों को बेचते हैं वो ओल्ड चीज़ें होती हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो। भांगर ओल्ड एलुवियल, और खादर, खाद हम नहीं डालते हैं खेत में, तो ये न्यू एलुवियल सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल जो होती है ये आपकी रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है, और जो इंडिया का ये महाराष्ट्र वाला रीजन है यहाँ पे पड़ती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लेटराइट सॉइल। 43 वाला क्वेश्चन है डिसीज़ से पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसीज़ वाला तो इंपॉर्टेंट होता ही है भाई क्वेश्चन। 43 का जो आंसर होगा आपका, 43 में पूछा गया है जैसे जो डिप्थीरिया है वो किससे रिलेटेड है, अब किसको ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तो ये डिप्थीरिया जो होता है आपका थ्रॉट एंड रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसको डिफेक्ट करता है। फिर जॉन्डिस जो होता है वो आपका पीलिया लीवर को इफेक्ट करता है। रिकेट्स में आपकी बोन जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, और टिटनस जो होता है नर्वस सिस्टम एंड मसल्स में अफेक्ट करता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में पूछा गया है जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं जो विकास योजना है उसके बारे में पूछा गया है। जो ये स्कीम थी इम्प्लीमेंट की गई थी इन स्टेट सिंस अप्रैल 23, 2011। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है 44 वाले का। एंड सेकंड में इट इज़ 100% स्टेट फंडेड थी। दो टाइप की होती हैं, जैसे कुछ स्कीम होती है स्टेट फंड करता है, कुछ सेंटर फंड करता है, कुछ होता है कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर फंड करते हैं। तो ये टोटली स्टेट फंडेड स्कीम थी। और थर्ड में दिया गया अंडर दिस स्कीम रूरल अनएम्प्लॉयड जो इंडिविजुअल थे उन्हें 100 डे का रोजगार मिलेगा। तो ये गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज ये जो था वो आपकी जो मनरेगा स्कीम थी उसमें दिया जाता है। इट मैनेज इज बेस्ड ऑन पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये भी नहीं कह सकते। तो 44 का जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है, अच्छा ये तो 44 ही है, ये तो डिस्कस कर लिया। अब आएगा 45। अरेंज द फॉलोइंग एजुकेशन इवेंट इन इंडिया एज इट हैपेंड ईयर। जो 45 है उसका आंसर हो जाएगा 2020 में। तो ये हमें अभी पढ़ाई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो डी तो 2020 का हो जाएगा। तो डी तो लास्ट में सब में ही दे रहा है, इससे हटा भी नहीं सकते। अब बात करते हैं जो 1948 और 49 में जो हुआ था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी आई थी। तो ये हो जाएगा आपका बी, मतलब जो 1948-49 में बी से स्टार्ट होगा। 1952 और 53 में आपकी सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी आई थी, और इंडियन एजुकेशन कमीशन जो थी जिसे कोठारी कमीशन भी बोला जाता है 1964-66 में आई थी। तो इसका ए सही हो जाएगा 45 का। 46 था विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर बात करें, चाहे वो इंडिया हो चाहे किसी पर्टिकुलर स्टेट का पूछ लिया जाए, तो वो सर्विस सेक्टर ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जबकि सबसे ज़्यादा जो लोग लगे होते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे होते हैं, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का ही होता है। तो 46 का जो आंसर होगा वो सर्विस हो जाएगा। 47 है असर्सन और रीजन से पूछा है। देयर हैज़ बीन अ ह्यूज इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर इनंडेशन एंड फ्लड्स इन द ब्रह्मपुत्र। जो प्लेन वाला ब्रह्मपुत्र वाला जो एरिया है उसमें जल प्लावन एवं बाढ़ की आवृत्तियों में भारी वृद्धि हुई है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड द स्लोप ऑफ द ब्रह्मपुत्र प्लेन इज वेरी स्लो। ब्रह्मपुत्र मैदान की ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है, ये भी। तो दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसके, मतलब इसका ए हो जाएगा 47 का। 48 है उसमें किससे पूछा गया है, NCF से रिलेटेड, एजुकेशन इन स्कूल एज पर NCF 2023 के अकॉर्डिंग। 48 इसमें क्या है, करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है प्रमोटिंग वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो बी में जो दे रहा है बिल्डिंग अ वैल्यू बेस्ड स्कूल कल्चर, ये सबसे पहले आएगा। फिर आएगा आपका सी में देगा इंटीग्रेटिंग वैल्यू इनटू द करिकुलम, जो एक्टिविटीज़ है उसमें इंटीग्रेटिंग वैल्यू को ऐड करना, सी। फिर आपका आएगा सी के बाद ए,
इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन। फिर आएगा असेसिंग। असेसिंग तो सबसे लास्ट में होगी ना स्टूडेंट की, तो ये इसका आंसर हो जाएगा शी आपका 48 का। 49 पूछा गया है व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एज एम्फसाइज्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। से देखो कितनी बार पूछ लिया, एक तो स्टेटमेंट में पूछा था 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी जो अभी पढ़ा है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से एक योगा से संबंधित क्वेश्चन था वो भी पूछा गया था, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो 49 जो है इसमें पूछा गया है व्हाट इज अ की बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन इम्प्रूव्ड अकेडमिक परफॉर्मेंस। तो अगर स्पोर्ट खेलोगे तो अकेडमिक पे परफॉर्मेंस पे थोड़ी ना इम्प्रूवमेंट होगा। रिड्यूज फोकस ऑन अकेडमिक्स पे भी रिड्यूज नहीं होगा। इनहेंस्ड क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल लाइक टीम वर्क एंड डिसिप्लिन इसमें डेवलप होगा, ये इसका बेनिफिट होगा। 50 वाला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है जीएस का, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। देखो इससे भी, ये भी एजुकेशन से ही पूछ लिया गया। 50 वाला जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो थी ए डॉक्टर राधा कृष्णन लेकर आए थे इसे। नेशनल नॉलेज कमीशन जो थी बी का हो जाएगा आपका सैम पित्रोदा, नेशनल नॉलेज कमीशन। एजुकेशन कमीशन जो है वो कौन लेके आया था, डीएस कोठारी लेकर आए थे एजुकेशन कमीशन, जो कि 1964-66 में आई थी, अभी ऊपर डिस्कस की है इसके बारे में। सेकेंडरी एजुकेशन जो कमीशन थी वो लेकर आए थे आपके डॉक्टर एल मोडेलियर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। इतने क्वेश्चन पूछे गए थे इस वाली शिफ्ट में। वीडियो को ख़त्म कर, अगर इसकी आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है।